sectional view, the cross sectional view, the cross sectional view of a cylinder having a cavity, having a cylindrical cavity whose axis is parallel to cylinder of a infinite cylinder if J is uniform, calculate, J का मतलब है करंट डेंसिटी, लिख लेना बेटा ब्रैकेट में, if J is uniform calculate magnetic field at point P। देखो जरा कैसे क्वेश्चन है कि ये सिलेंडर है, ऐसे करके सिलेंडर ऐसे है और ये सिलेंडर इनफाइनाइट है ना भाई, और इसकी जो डायमीटर है वो कितना है भाई 2a है, ऐसे करके, और इसमें करंट डेंसिटी है, करंट फ्लो हो रही है, लेकिन इसमें कैविटी है, ये तो हो जाएगी इसकी एक्सिस, और यहां पे है इसमें कैविटी, ये है कैविटी, तो करंट कहां पर है, करंट यहां पर है, ऐसे करके यूं करके। ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया हुआ है, कैसे करके, जब भी आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है समझ लो पहले वो कितना है 2a, और कैसे करके है ये सिलेंडर ऐसे करके है, यूं करके है ना भाई, यूं करके, समझे ना, ऐसे है, ये तो साइड व्यू हो गया। ऊपर से देखोगे टॉप व्यू, तो क्रॉस सेक्शनल का व्यू दे रखा है क्वेश्चन में, और यहां पर तो है क्या, ये है कैविटी, और ये सेंटर है, ये है, और इसका जो डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन में ये 2a दे रखा है आपको, क्लियर है क्या बात। और यहाँ पे करंट आ रही है, करंट कैसे आ रही है, ऊपर की ओर ऐसे, यहां है करंट, यहां है करंट, यहां है करंट, यहां पर है करंट, लेकिन ये कैविटी है ऐसे, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, सही है क्या बात। और यहां कैविटी है, आपको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे निकालनी है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्लियर है क्या बात। ये यहां P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, क्वेश्चन ये है, तो कैसे निकालेंगे, अब ये आप देखो, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी J दे रखी है बेटा, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी J दे रखी है, क्लियर है क्या बात। बताओ, बस मेरे को कोई बच्चा ये बता दे कि भाई ऐसे करेंगे सर इसमें, हाँ भाई बताओ कैसे करेंगे, कॉपी कर लो क्वेश्चन और सोच के बताओ कैसे करेंगे। सर्किल नहीं है, वो सिलेंडर है।
पूरे सिलेंडर की निकाल के हाँ, इस छोटे सिलेंडर की माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। करंट यहाँ पे, करंट डेंसिटी कैसे ऊपर की ओर है, करंट यहाँ पे तो खोखला है, तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, इसे भर देंगे करंट से। और जब इसे भर देंगे करंट से तो आपको उल्ट, अब तो ये तो सिलेंडर हो जाएगा पूरा, ये तो पूरा सिलेंडर हो जाएगा। तो इस पूरे सिलेंडर की वजह से इस पॉइंट पी पर यहाँ पे, यहाँ मतलब ये है ना, ये कैविटी तो थी यहाँ पे थी, तो इस पूरे सिलेंडर की वजह से निकालेंगे। और फिर एक छोटा सिलेंडर मान लेंगे इतना बड़ा, ऐसे करके, दिस इज लाइक दिस, ऐसे। और इसमें जो छोटा सिलेंडर होगा ना, ये वाला छोटा सिलेंडर, इसमें करंट की डायरेक्शन किधर को मान लेंगे, नीचे की ओर। ये होगा ना ऐसे, नीचे की ओर। तो एक दूसरे में इधर तो मान ली हमने पॉजिटिव दिशा में, यहाँ पे कैविटी थी, तो सॉल्यूशन है ये, इसका सॉल्यूशन है ना। क्वेश्चन कहां ये है, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात भाई? इस तरीके से तो आप अपनी तरफ से सेम करंट डेंसिटी को मान लोगे, करंट डेंसिटी तो सेम है जे, और इधर इसका मान लेना। तो यहां पे पॉइंट पी पर नेगेटिव इंडक्शन निकालना। तो एक तो बड़े वाले सिलेंडर की वजह से निकालना, वो कैसे निकलेगी, इधर की ओर। और इसकी वजह से देखो, इस पूरे सिलेंडर, ये तो पूरा सिलेंडर हो जाएगा ना, फिर ये रहा, जब ये पूरा सिलेंडर होगा तो इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे पॉइंट बी पर बाहर की ओर, और नेगेटिव सिलेंडर ऐसे ऐसे होगी ना, यू यू। तो यहाँ पर इस पॉइंट पी पर इसकी वजह से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। तो पहले तो B1 निकालना इसकी वजह से, और B2 निकालना इसकी वजह से। कौन सा सिलेंडर, ये छोटा सिलेंडर। क्लियर है क्या बात? B1 आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आएगा B1 माइनस B2। क्लियर है क्या बात? B1 माइनस B2 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा, चित्र भी समझ में आ रहा? तो बोर्ड पे देखो भाई, अब ये इसकी वजह से B1 निकाल दो आप, B1 भाई करंट डेंसिटी कितनी है, J। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी इस पूरे एरिया में, जो I होगी वो कितनी आ जाएगी भाई, I जो I होगी वो हो जाएगी J इंटू पाई ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितनी है इसकी, ये। तो टोटल करंट हो गई J इंटू पाई ए स्क्वायर। तो सरफेस पर, सिलेंडर के सरफेस पर, मैं पहले जब कॉपी कर लो तो बता देना, बोल देना आंसर, यहां तक करो कॉपी। कॉपी कर लो और बोल देना डन सर। तो दूसरे वाले में उल्टी डायरेक्शन में लेके क्या फायदा होगा? अरे तो यहाँ पे तो खोखला था ना, तो ऐसे मान ली तो ये तो कंप्लीट हो ही गया। तो जब आपने ऐसे मानी है तो नीचे भी तो माननी पड़ेगी ना, समझे ना भाई? आपने इधर करंट प्लस में मान ली, उतनी करंट माइनस में मान ली, तो ये तो पूरा सिलेंडर हो ही गया, और ये छोटा सिलेंडर हो गया, है ना। कॉपी करो और बोलना बेटा डन सर।
हाँ भाई देखो यहाँ पे ये टोटल करंट तो आ गई आई, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो बाहर की ओर V1। बेटा ध्यान आ रहा है आपको क्या, सिलेंडर की वजह से सिलेंडर के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, कोई बता सकता है फॉर्मूला? ये कितना होता है आर ए, यहां पर अंदर नहीं पूछ रहा हूं मैं, अंदर का फॉर्मूला अलग है, म्यू नॉट आई कितना था भाई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ये तो अंदर होता है। बाहर कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो अंदर और बाहर में सरफेस पे या तो इसमें ए रख दो या इसमें ए रख दो, तो दोनों का आंसर क्या था सरफेस के लिए, इस सरफेस पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, चाहे इसमें रख दो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, दोनों के लिए सेम ही आता है ना। तो इसके सरफेस पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आएगा भाई, ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, बाहर की तरफ। आगे बात समझ में, क्योंकि इसके जस्ट सरफेस पे है, पॉइंट पे है यहाँ पे। अब इसके लिए देखो ये वाला, ये तो सरफेस पे, ये वाला पॉइंट इस छोटे सिलेंडर के लिए, ये छोटा सिलेंडर है भाई, ये रहा, इस छोटे सिलेंडर के लिए ये वाला पॉइंट क्या है आउटसाइड। तो आउटसाइड पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है इनफाइनाइट सिलेंडर की वजह से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो एक्सिस देख लो भाई मेरे को, ये तो हो जाएगी इसकी एक्सिस और ये हो जाएगी इसकी आर, बोलो। तो बेटा आर की वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हो इसमें? आर की वैल्यू आएगी, ये तो कितना है a और ये कितना हो जाएगा a/2। तो जो r होगा यहां से लेके यहां तक, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ये हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन, सॉरी r की वैल्यू हो जाएगी a प्लस a/2 3a/2, और v2 की जो वैल्यू आएगी यहां पर वो लिख देना म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r आउटसाइड के लिए, दिस इज फॉर आउटसाइड, और म्यू नॉट आई। अच्छा करंट आई भी तो निकालनी पड़ेगी इसमें, इस सिलेंडर में करंट कितनी है आई डैश, तो मैं आई डैश मान लूं, और म्यू नॉट आई अपॉन आर की वैल्यू 3a/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो b2 आ जाएगा म्यू नॉट आई डैश अपॉन 3 पाई ए, किधर की ओर, ये आएगा अंदर की ओर और ये आएगा बाहर की ओर। तो बी नेट जो आएगा पॉइंट पे b1 माइनस b2 आएगा। करो कॉपी। बोर्ड छोटा है, मैं इसे साफ कर देता हूं यहां से, है ना भाई। ये तो बड़े वाले सिलेंडर की वजह से ये आउटसाइड है ना, पॉइंट पी क्या है आउटसाइड, आउटसाइड सही है भाई बात, ये हो गया, दिस इज आउटसाइड। दूसरी बात अब देखो, अब हम निकालेंगे, पहले तो देखो आई तो इसमें ये निकालनी थी, इसमें आई डैश कौन बताएगा, j इंटू पाई a/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आई डैश होगा j मल्टीप्लाई बाई एरिया, तो कितना जाएगा ये j इंटू पाई a² बाई 4,
ये हो जाएगा इसमें आई डैश की वैल्यू। क्लियर है क्या बात भाई? ये हो जाएगा आई डैश की वैल्यू। तो अब हम निकाल लेंगे बीपी। बीपी इज इक्वल टू B1 माइनस B2 इज इक्वल टू B1 कितना था? B1 वो लिखा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। B2 ये लिखा म्यू नॉट I डैश अपॉन 3 पाई A। मैं इसमें म्यू नॉट अपॉन पाई A कॉमन लेके I/2 माइनस I डैश अपॉन 3, तो म्यू नॉट अपॉन पाई A, I की वैल्यू J इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस J इंटू कितना पाई A स्क्वायर बाय 4 और 3 एज इट इज। कैलकुलेट करो यहां तक, निकाल के बताओ। म्यू नॉट, हाँ भाई, पाई ए कितना जाएगा? ये जाएगा 1/2 माइनस 12 कॉमन लेके 6 माइनस 1 5, 5/12 J इंटू पाई ए स्क्वायर। हाँ भाई, सब कट पिट जाएगा। 5/12 म्यू नॉट J है ना A, ये आंसर आ जाएगा। 5/12 म्यू नॉट J। कॉपी करो यहां पर। आई कोई बात समझ में? पाई बाई काटो, पाई बाई कुछ नहीं आने का। ये है क्वेश्चन, है ना? ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है IIT 2012 में, है ना? ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब वो थोड़ा सा डिफरेंट दे देगा बस आपको। IIT 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई? तो इतना टफ तो है नहीं, आपको बस फॉर्मूले पता होना चाहिए। सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है। सही है बात? ये है कैविटी की बात कर रहे हैं हम, जिसमें और भी सवाल करेंगे अभी। जब कॉपी करना तो बोल देना डन सर, थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी करके बोल दिया करो, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ भाई प्रज्ञा, हो गया बेटा? दिशा एंड कशिश, चलो। प्रज्ञा, कीर्ति, भानुजा, इशिता, खुशी, बताओ बेटा। नेदवी, बता दिया करो हो गया या नहीं हो गया। हाँ देखो, तो इस टाइप से क्वेश्चन है ना? तो ऐसा क्वेश्चन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था भाई, जहां पे किया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में,
अबे ध्यान आ रहा है नहीं? जैसे आपको यहाँ पे स्पेयर दे दें और यहाँ पे प्लस 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 दे दें, नहीं, और पूछे आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, नहीं आ रहा समझ, तो इसमें डेंसिटी देते थे रो, तो यहाँ पे प्लस रो मान लेते थे और फिर इतना ही माइनस रो मान लेते थे। तो वही तो है, प्लस रो की वजह से E1 आएगा और इसकी वजह से E2 आएगा। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाए ऐसे। अच्छा, अब जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ध्यान हो तो हमने एक डेरिवेशन किया था, जैसे कि एक स्फीयर है ना भाई, स्फीयर है और यहाँ पे कैविटी है, यहाँ पे कैविटी है ऐसे करके, और यहाँ पे सब में प्लस 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 चार्ज है। तुम्हें ध्यान तो होगा नहीं, किसका फोन है? अच्छा अच्छा, हाँ सर बताइए। हाँ सर, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ आना है आएंगे। हाँ नहीं नहीं आप बच्चे तो आ रहे हैं, बारिश तो नहीं होगी अभी, और भी आ सकते हैं, बच्चे भी आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक आ जाना। अच्छा अच्छा आ जाना, ओके। हाँ भाई देखो, ये करा था ना यहाँ पे, अबे ये कितना था? R था, तो यहाँ पे जो कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है, नहीं आई बात समझ में? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी तुम्हें याद ही नहीं है? रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान है नहीं? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती थी इसके अंदर कैविटी में। अगर जो कैविटी है, कैविटी के एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होती थी, जिसे हमने ड्राइव भी कराया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आपको नहीं कराया हो क्या पता। तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है कांस्टेंट। तो इसी प्रकार से हम यहां भी करेंगे, है ना भाई? कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एक सिलेंडर है, बोर्ड पे देखो, और ये सिलेंड्रिकल वायर है ना, सबसे ऐसे करके, तो सिलेंड्रिकल वायर में एक कैविटी बना देंगे हम ऐसी, सिलेंड्रिकल वायर में कैविटी बना देंगे ऐसी, यूं करके, लाइक दिस। क्लियर है के बाद? तो सारे में तो यहां करंट है ऐसे, ये ऐसे करके करंट है सब में, है ना भाई? लेकिन इसमें करंट ये है खोखला, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, है ना? इसमें B आपको फाइंड करना है, ये है क्वेश्चन। जैसे कैविटी के अंदर फाइंड किया था, ऐसे इसके अंदर भी फाइंड आपको करना होगा। क्लियर है? अभी लिखना मत कुछ भी, पहले मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूं, है ना भाई? बोर्ड पे देखो, कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लिया ये हमारा एक सिलेंड्रिकल वायर है, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है। सॉलिड सिलेंडर में करंट कितनी है भाई? I है। कितनी है? I। रेडियस कितनी मान ले इसकी? A। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड R डिस्टेंस पे कितनी होती है बता सकते हो? B जो होती है इनसाइड कितनी होती है? म्यू नॉट I R अपॉन 2 पाई A स्क्वायर होता है। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, अगर जो मैं इसमें करंट डेंसिटी J मान लूं, तो J को हम क्या लिखेंगे? I अपॉन पाई A स्क्वायर लिखेंगे। तो I की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? J इंटू पाई A स्क्वायर। तो B इक्वल टू म्यू नॉट, I को किससे रिप्लेस कर दूं भाई? J इंटू पाई स्क्वायर इंटू R से अपॉन 2 पाई इंटू A स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, म्यू नॉट J R अपॉन 2, इसे लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये।
B इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर बाई 2। मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर्मूला मैंने आपको पहले ये बताया था, लेकिन अब इस कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज होगा। थोड़ा यहां तक कॉपी करो जल्दी से। कॉपी करना तो बोल देना बेटा। अब हम मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म में आप इसे J क्रॉस R वेक्टर भी लिख सकते हो। क्लियर है क्या बात? J क्रॉस R कैसे लिखेंगे? J क्रॉस R वो मैं बता देता हूं। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि यदि A है और ये वेक्टर B है और एंगल थीटा है, तो बेटा A क्रॉस B किधर होता है? A क्रॉस B इधर की ओर होगा। सही है बात? बोर्ड पे देखो, इसका टॉप व्यू देखो, इसका टॉप व्यू, अगर जो आप इसका टॉप व्यू बनाओगे तो करंट कैसे आ रही है? बाहर की ओर, ऐसे है ना, करंट है बाहर की ओर ऐसे करके, बाहर की ओर है ना, यूं बाहर की ओर है करंट। ये तो हो गया इसका O सेंटर। बोलो भाई, क्लियर है क्या बात? ऐसे C4 सेंटर लिख देता हूं। चलो बाहर की ओर ऐसे नहीं बनाते, छोड़ो आगे से। करंट डेंसिटी किधर की ओर है? फिर J तो इधर की ओर है, ये है R वेक्टर। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो? करंट किधर है? बाहर की ओर। अरे करंट ऐसे है ना बेटा, बाहर की ओर। बोलो, यहां भी करंट क्या है? बाहर की ओर। तो J किधर की ओर होगा? J वेक्टर ऊपर की ओर होगा। और इस पॉइंट P पर ये R क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसे ओरिजिन मान लेंगे। तो देखो J तो ऐसे है, J ऐसे है, R ऐसे है, तो J क्रॉस R कैसे होगा? J क्रॉस R ऐसे होगा, तो B वेक्टर ऐसे होगा। नहीं है बात समझ में? J देखो, J ऐसे, और R वेक्टर को थोड़ा शिफ्ट कर लो। नहीं है बात समझ में? तो J ये है, R ये है, तो B की डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? B की डायरेक्शन देखो, ये है J, ये है R, तो J क्रॉस R, J क्रॉस R, J क्रॉस R, B कैसे होगा? ऐसे ये है, J तो बाहर की तरफ, R पोजीशन वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड J क्रॉस R क्रॉस J नहीं होगा, R क्रॉस J नहीं लिख सकते, समझे ना? J क्रॉस R लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया। J किधर है? बाहर, ऐसे, R ये है, J क्रॉस R मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसी तो होगी यूं करके, कैसे होगी? गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे करके। करो कॉपी। हेलो, हाँ बता। अच्छा, हाँ ठीक है, शाम को बात। ठीक है, हाँ भाई समझ में आई बात? तो B जो होता है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर तो होगा ही सही, ये म्यू नॉट J क्रॉस R बाई 2B होगा। इसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखो, है ना? और मैंने बता दिया J क्रॉस R ही क्यों होगा, R क्रॉस J क्यों नहीं होगा, है ना? याद रखना,
ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नीट के लिए प्लस जे मेंस के लिए, है ना भाई। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इन वेक्टर फॉर्म, ऐसे कॉपी करो तेजी से। अब मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, लिख लो। एग्जांपल लिखना है ना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देयर इज ए cylindrical cavity whose axis is, चलो ये साफ ही कर देता हूं मैं, है ना, whose axis is parallel to the conductor, whose axis is parallel to conductor axis, whose axis is parallel to the conductor axis, and at a distance r from it a direct current of density J flows along the wire calculate the B inside the cylindrical cavity. Inside the cylindrical cavity. चलो कॉपी। सिलेंड्रिकल कैविटी, है ना, मैं चित्र भी बना देता हूं। ये है वायर, सिलेंड्रिकल वायर ऐसे है, सही है, और इसमें कैविटी है, कैविटी इस टाइप से है। क्लियर है क्या बात भाई? यूं करके थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा अपने को, कैविटी बड़ी बनाना नहीं, कैविटी ऐसे है ना, ये है। क्रॉस सेक्शन में यहां पे दिखाता हूं, क्रॉस सेक्शन ये है ऐसे। और सुनो मेरी बात, इस कैविटी, ये तो हो गई, कॉपी कर लो, पहले कॉपी करो। यहां पे लिख लेना इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल कंडक्टर, है ना, इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल कंडक्टर। इनफाइनाइट
सिलेंड्रिकल कंडक्टर एक्सिस एंड ए डिस्टेंस आर। देखो यहां सब जगह तो करंट है, यहां पे है ना भाई, ये कैविटी है, यहां पे है करंट ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? यूं आ रही है ना। जैसे ये तो है कैविटी, थोड़ी बड़ी बनाते हैं, ये है कैविटी और करंट यहां पे ऐसे बाहर की तरफ आ गया। क्लियर है क्या बात भाई? ये है इसकी एक्सिस और ये है कैविटी की एक्सिस। किसकी एक्सिस? कैविटी की एक्सिस, कैविटी की एक्सिस, कैविटी एक्सिस ऐसे लिख लें। तो कैविटी एक्सिस और सिलेंड्रिकल कंडक्टर की एक्सिस के बीच डिस्टेंस, हाँ स्क्रीन तो सही है, ठीक है, वेरी गुड। तो कैविटी की एक्सिस और सिलेंडर की एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितनी है भाई? r। और करंट डेंसिटी J दे रखी है बस, और कुछ नहीं दे रखा। यहां पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालनी है। देखो तो ये तो हो जाएगा मेन एक्सिस और ये हो जाएगा सिलेंडर की एक्सिस, ऐसे करके दोनों के बीच इसे मैं O मान लूंगा, सही है भाई, और ये O डैश हो जाएगी और दोनों के बीच O डैश वेक्टर में यदि लिख लूंगा तो हो जाएगा R वेक्टर, सही है ना। इसे ओरिजिन मान लेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। अब कैविटी के किसी पॉइंट पर कैलकुलेट द B इनसाइड द सिलेंड्रिकल कैविटी एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब किसी भी पॉइंट पर, है ना, यहां पे हो, यहां पे हो, कहीं भी हो। तो आप क्या मानोगे? एक पॉइंट P मान लेना है यहां पे, है ना भाई, थोड़ा बड़ा चित्र बनाना, ये P मान लेना। तो हम क्या करेंगे? यहां पे तो कोई करंट ही नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सिलेंड्रिकल कैविटी में करंट अपनी तरफ से एज्यूम कर लूंगा, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। और उतनी ही करंट क्या एज्यूम कर लूंगा? नीचे की तरफ। सही है भाई। तो देखो अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे हम, पूरी करंट कहां पे है? बाहर की तरफ, ऐसे है ना भाई, बाहर की तरफ मान लेंगे करंट, ऐसे करके यू। और ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P कहां होगा? यहां पे होगा। ये तो हो जाएगी O, ये हो जाएगी O डैश। तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, इसे मान लेता हूं मैं R1 वेक्टर। कहां से कहां तक? ये R1 हो जाएगा। तो B1 कितनी होगी? वेक्टर V1 म्यू नॉट J क्रॉस R1 अपॉन 2। ये बात समझ में आ रही है नहीं? B इक्वल टू J क्रॉस R1 इनटू 2। किधर की होगी ये मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे है ना। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B1 वेक्टर इस पूरे कंडक्टर की वजह से होगी। साथ में इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी, देखो ये तो है गोला, और इसमें जो ये तो हो जाएगा O, ये हो जाएगा O डैश। और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इधर देखो,
यूं करके होगी, यह है ओ डैश। यहां पे करंट कैसी मान लेंगे भाई, करंट डेंसिटी नीचे की ओर मान लेंगे, क्योंकि यहां पे हमने ऐसे ऐसे मान ली थी ना, तो बाहर की तरफ जितनी करंट मानी उतनी करंट अंदर की तरफ मान लेंगे। तो इसकी करंट डेंसिटी यदि J थी तो इसकी करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, -J। कितनी हो जाएगी भाई इसकी करंट डेंसिटी, -J कैप हो जाएगी। तो यदि इस पॉइंट P पर इस इनवर्ट करंट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, तो ये वेक्टर क्या लिख लूंगा मैं, R2 वेक्टर लिख सकता हूं क्या। तो इस पॉइंट P पर इसकी वजह से जो V2 होगी वो होगी म्यू नॉट माइनस J क्रॉस R2 वेक्टर अपॉन 2 हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में। सही है क्या बात, कॉपी करो यहां तक। कल को अंदर लगाएंगे, यहाँ पे आवाज आती है ना। और ये तो इधर है ना, ये इधर है, तो B1 तो हो जाएगा पूरे सिलेंडर की वजह से, और B2 हो जाएगा छोटे सिलेंडर की वजह से। करंट डेंसिटी दोनों की सेम होगी, करंट डेंसिटी दोनों की सेम होगी लेकिन अपोजिट होगी। तो हम वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला यूज कर देंगे इनसाइड कंडक्टर का मैग्नेटिक इंडक्शन, इनसाइड कंडक्टर का फॉर्मूला यूज कर देंगे J क्रॉस R। हाँ भाई, तो जो BP होगी वो होगा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। B1 वेक्टर कितना आएगा भाई, म्यू नॉट J क्रॉस R1 वेक्टर बाय 2 म्यू नॉट J क्रॉस R2 वेक्टर अपॉन 2। सही है क्या बात, करो कॉपी, करो भाई कॉपी। तुम ही नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन वाले कैसे कर दोगे। माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर ले लिया मैंने माइनस। लिख सकते हैं ऐसे, म्यू नॉट बाई 2 कॉमन लेके J ऐसे लिखेंगे ना, ये J क्रॉस R1 माइनस J क्रॉस R2, तो J कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 आ जाएगा। सही है भाई बात, ये है। हाँ भाई, अब बोर्ड पे देखो, यहां पे भाई अपने हिसाब से काले नीले पेन से आप बना देना थोड़ा सा, है ना। ओ डैश, ओ डैश वेक्टर, ओ डैश कितना था, R वेक्टर, है ना भाई। लिख लेना इसके साइड में, देखो साइड में लिख लेना ओ डैश
वेक्टर था आर वेक्टर, ये मैंने बता दिया था। ओपी, ओपी वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर। मैं कह रहा हूं O डैश P, O डैश P वेक्टर कितना था, R2 वेक्टर। तो क्या आप R1 R2 और R में रिलेशन ला सकते हो? हाँ ला सकते हैं। देखना भाई साइड में लिख लेना इसे, जहां आपका मन करे। O डैश P कैसे लिखेंगे, OP प्लस PO डैश इज इक्वल टू OO डैश वेक्टर, ये तो लिखेंगे। क्लियर है क्या बात? तो OP वेक्टर कितना था, R1 वेक्टर। हाँ भाई PO डैश वेक्टर बता सकते हो कितना आएगा? अरे O डैश P R2 है तो PO डैश कितना आएगा, है ना? O डैश P ऐसे था ना, O डैश P कितना था, R2 वेक्टर, तो P डैश O कितना जाएगा, माइनस R2। O डैश वेक्टर कितना है, R वेक्टर। इंप्लाइज दैट, भाई रफ में लिख लेना, थोड़ी जगह इधर उधर करके, R1 माइनस R2 वेक्टर कितना आएगा, R वेक्टर। ध्यान से देखो यहां पे, तो कितना जाएगा ये BP। कॉपी करो यहां तक, समझ समझ के कॉपी करो। R1 माइनस R2 विल बी इक्वल टू वेक्टर R, है ना भाई? डेरिवेशन एडवांस के बच्चों के लिए ही बेनिफिशियल है ना? लेकिन इसका रिजल्ट जेईई मेंस और नीट के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो बीपी जो होगा म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस, क्या लिख दूंगा, R1 माइनस R2 को वेक्टर, ये हो गया मैग्नेटिक। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, कॉपी करो, ओके, आई विल रिपीट इट। सही है भाई, पहले एक बार देख लेना, वैसे दोबारा से ही समझाऊंगा, है ना? पहले एक बार सब कॉपी कर लो, मैं इसे दोबारा से समझा दूंगा। दिक्कत ये होगी क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यदि नहीं करा होगा कैविटी वाला डेरिवेशन, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में दिक्कत आ सकती है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 2। पहले एक बार इसे कॉपी कर लो, फिर मैं इसे रिपीट करता हूं, ठीक है भाई? और बोल देना डन सर। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। प्रज्ञा, रिया शर्मा, कॉपी कर लिया बेटा? नहीं, सुनो मैं इसे दोबारा से बताता हूं। देखो इसका चित्र देखो, ये टॉप व्यू है इस तरीके से, ये O है और कैविटी का एक्सिस है। दो एक्सिस कैसे हैं? दो एक्सिस इस तरीके से हैं, ऐसे, है ना? दोनों के बीच की डिस्टेंस, और यहां पर एक पॉइंट P है, यहां पर पॉइंट P है। बोलो, तो पॉइंट P है। करंट कहां कहां पर है? करंट यहां पर है, इसमें है,
भाई इसमें तो कोई करंट ही नहीं है कैविटी में, बोलो जरा, इसमें तो कोई करंट ही नहीं है, ठीक है भाई, यहां करंट है यहां पर, तो ये हो गया O। सबसे पहले मैं इसे लिखूंगा, ये वेक्टर लिख दिया मैंने R1, ये वेक्टर लिख दिया मैंने R2 और ये वेक्टर लिख दिया मैंने R। सबसे पहले तो ये, तो देखो क्या मैं इसे OP वेक्टर प्लस PO डैश वेक्टर इज इक्वल टू OO डैश वेक्टर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो OP वेक्टर क्या है भाई? R1, PO डैश वेक्टर क्या होगा? माइनस R2। अरे AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस BA वेक्टर होता नहीं होता? तो क्या मैं इसे माइनस O डैश P नहीं लिख सकता? और O डैश वेक्टर क्या है? R वेक्टर। तो R1 माइनस O डैश P कितना हो जाएगा? R2 इज इक्वल टू R वेक्टर। एक तो कहानी ये बन गई। सबसे पहले तो हम इसे ये देखेंगे, है ना? ये हो गई वेक्टर R1 और R2 में रिलेशन। पॉइंट P क्या है? पॉइंट P इज एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी। कोई सा भी पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लिया हमने, जो कि यहां से R1 दूरी पर है और ये R2 दूरी पर है और दोनों की एक्सिस क्या है? R दूरी पर है। समझे? अब हम क्या करेंगे कि इस कैविटी में देखो, ये ध्यान से, यहां पर तो कोई करंट नहीं थी, तो हम अपनी तरफ से ऊपर की तरफ करंट मान लेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि हमारा ये पूरा वायर बन जाएगा, और पूरा वायर बन जाएगा तो R1 दूरी पर जो J है, J वेक्टर किधर है? ऊपर की ओर। तो होगी कहीं मैग्नेटिक फील्ड, वैसे तो मेरे को पता है ऊपर की ओर है, तो B1 वेक्टर यहीं कहीं होगा, लेकिन हमें B1 वेक्टर फॉर्म में भी तो पता है ना, J क्रॉस R1/2 ऐसे पता है। सही है बात? ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा P। अब ध्यान से सुनो, सारा करंट किधर है? करंट है ऊपर की ओर, करंट डेंसिटी, इसलिए आया इसका ऐसा। लेकिन आपने एक तार ऊपर की तरफ अपनी तरफ से माना, तो आप इसे अंदर की तरफ भी तो मानना पड़ेगा, जब भी तो नल न्यूट्रल करेगा उसे। तो हम क्या मानेंगे? एक कैविटी में अंदर की ओर भी मान लेंगे ऐसे करके। बोलो, ये है पॉइंट P। तो जब आप इसे अंदर की ओर मानोगे तो इसकी करंट डेंसिटी तो बाहर की ओर J, तो इसकी करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी? -J। तो ये पॉइंट भी सिलेंड्रिकल कैविटी के अंदर है। ये हो गया O, ये हो गया O डैश, ये हो गया P। ये वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर। तो यहां पर इसी फॉर्मूले से B2 वेक्टर क्या होगा? म्यू नॉट, कितना लिखूं? -J, J की जगह क्या लिख दूं? -J इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P डिवाइडेड बाय 2। अब इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक इंडक्शन एक तो इस पूरे वायर की वजह से है, प्लस एक इसकी वजह से है, तो दोनों को ऐड कर देंगे ना। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये नहीं बन जाएगा, फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके R1 माइनस R2, और R1 माइनस R2 कितना होगा? R। तो कैविटी के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन इतना होता है, आप इसे याद भी रखना है, केवल और केवल डेरिवेशन नहीं करना है। क्वेश्चन आएगा इस पे, म्यू नॉट बाय 2 J क्रॉस R1। इसका मतलब ये है कि कैविटी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो प्रत्येक पॉइंट पर सेम होती है। समझे? कैसे सेम होगी? देखो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लिया ये कैविटी है ना भाई, ये कैविटी है, ये है कैविटी ऐसे, ये कैविटी है और ये कैविटी की एक्सिस है O डैश।
दोनों एक्सिस कैसे हैं, ऐसे है ना। करंट तो यहीं पर है, यहीं पे ऐसे मान लेते हैं। करंट क्या है बेटा, यहां पर है सब जगह, है ना। ये तो हो गया सी मान लेता हूं, नहीं ओ ही मान लेता हूं, चलो यह ओ, यह ओ है। ध्यान से देखते रहना, सारे में करंट है। यहां पे करंट है, यहां 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 पर भी करंट है। सही है भाई बात। अब दोनों को एक्सिस मिलाने वाला वेक्टर क्या है, आर, और जे ऐसे है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, यहां 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 सब सेम होगी। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2। बोलो, म्यू नॉट जे क्रॉस आर। जे क्रॉस आर किधर है भाई, जे तो ऊपर की ओर है और आर वेक्टर ऐसे है। तो देखो ये हो जाएगा आर वेक्टर। आप इसे वेक्टर को स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने वेक्टर आर को थोड़ा आगे कर दिया और जे वेक्टर है ऐसे। तो जे क्रॉस आर की डायरेक्शन किधर होगी, बता सकते हो, जे क्रॉस आर। अरे जे तो ये है, आर ये है, जे क्रॉस आर ऊपर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड इस कैविटी में किधर की ओर होगी भाई, बता सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होगी, यू 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 कांस्टेंट, और वो भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। समझ में आई बात, ये रहा, क्लियर है क्या बात। कांस्टेंट है ये, पॉइंट पी पर निर्भर नहीं करती, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ point P inside cavity, rather it is constant। आगे क्या बात समझ में, कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन J क्रॉस R की तरह, J क्रॉस R। क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आएगा, देखो सुन लो मेरी बात, ऐसे दे देगा, देखो ये दे देगा कैविटी, ये दे देगा वायर, और यहां पे दे देगा कैविटी ऐसे करके, और करंट दे दी मान लिया उसने बाहर की ओर, ऐसे वेक्टर जे बाहर की ओर है, और ये दे दिया आपने O और ये O डैश। अब बताओ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। देखो ये तो हो गई जे, और आर वेक्टर किधर है, लिखना मत भी इसे, यहां देख लो समझ लो। आर वेक्टर कैसे है, आर वेक्टर है इस टाइप से, और जे वेक्टर कैसे है, जे वेक्टर ऐसे, जे वेक्टर ऐसे, और आर वेक्टर थोड़ा आगे शिफ्ट कर दो आप, और जे वेक्टर है ऐसे। तो जे क्रॉस आर किधर होगा, जे क्रॉस आर इधर होगा, यानी कि जो B है इसके अंदर B वो कांस्टेंट होगी, और B इस R वेक्टर, देखो J क्रॉस R है ना, तो जो B है वो J के भी परपेंडिकुलर है और R के भी परपेंडिकुलर। तो R जब वेक्टर ऐसे है तो R वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करें, सही है। लेकिन ध्यान से देखो, ये कैविटी है, ये वायर है, और कैविटी अब की बार ऐसे करके है, मान लिया यहां पे है, किसी एंगल पे है, लेकिन इसमें करंट क्या है अब की बार, नीचे की ओर, ऐसे करके नीचे की ओर करंट है। ये एक्सिस O, ये O डैश, तो इन्हें मिलाने वाला वेक्टर ये क्या हो जाएगा भाई, R वेक्टर। तो इसके अंदर जो B होगी सब जगह समान होगी, और म्यू नॉट J क्रॉस R बाई 2 होगी। तो J क्रॉस R, J तो ऐसे, ना 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 ना, J किधर, J अंदर की ओर,
अरे अब की बात जे अंदर की ओर है, आर वेक्टर तो आप आगे बढ़ा करके लिख दो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, और जे है ऐसे, जे ऐसे है, जे कैसे है, जे अंदर की ओर है। कैसे लिखेंगे भाई जे अंदर की ओर, ऐसे लिखेंगे यू। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अब की बार ऐसे हो जाएगी, ऐसे करके, इट इज लाइक दिस, नहीं जे क्रॉस आर, जे अंदर की ओर, आर ये ऐसे, है ना। तो कैसे होगी मैग्नेटिक जे क्रॉस आर, कैसे कैसे, जे तो अंदर की ओर और आर इधर, है ना। तो जे क्रॉस आर, जे ऐसे, आर ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। देख लो आप डायरेक्शन, डायरेक्शन देखनी है ना बी की। कॉपी करो तेजी से, समझ में तो आया नहीं होगा मेरे को लग रहा है। जे क्रॉस तो आर नहीं आया बस, थोड़ा सा अरे जे क्रॉस आर उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा ना, जे क्रॉस आर। जब कॉपी कर लो तो बता देना। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। कीर्ति शर्मा, बेटा बता देना है ना, जब कॉपी कर लो तो बता देना। हाँ सही है। तो ये है डेरिवेशन, समझने में नहीं आया तो भैया याद रखना बस आप इसे, है ना, बस और कुछ नहीं करना है इसका। जब सवाल आएंगे तो मैं बता दूंगा इसका एप्लीकेशन। सही है बात। मैग्नेटिक फील्ड अंदर सेम होगी। अब देखो मैंने आपको एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग, जो करंट कैरिंग प्लेन था ऐसे करके, ऐसे था ना करंट कैरिंग प्लेन यू करके, तो इसमें क्या था, इसकी प्रॉपर्टी जो थी, जो लैम्डा एम्पियर पर मीटर था, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताया था मैंने, इसमें अंदर की ओर था यू करके, यू था ना मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की ओर कांस्टेंट कितनी था, म्यू लैम्डा बाय 2, और इधर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो बाहर की ओर था, कितना था, म्यू लैम्डा बाय 2। कैसे निकाला था हमने, बायो-सैवर्ट्स लॉ से और डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से। हम इसे एम्पियर्स लॉ से आसानी से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एम्पियर्स लॉ से, देखो मान लेते हैं ये हमारे पास शीट है ना भाई, इनफाइनाइट शीट। मैं हेडिंग डाल देता हूं, ऐसे लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइट current carrying sheet, infinite current carrying sheet having
लीनियर करंट डेंसिटी, लीनियर करंट डेंसिटी लैम्डा। आंसर तो म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 ही आएगा, सही है ना। इनफाइनाइट शीट ऐसे ले लेंगे, इनफाइनाइट शीट देखो यह है शीट ऐसे, इनफाइनाइट शीट कैसे, ऐसे यूं करके, यूं और यूं, है ना। तो इसमें से करंट अंदर की ओर जा रही है, मान लो ऐसे करके जा रही है। ये भी इनफाइनाइट और ये भी अंदर की ओर करंट है, यूं। तो हम इसमें एक एम्पियर लूप लेंगे रेक्टेंगुलर ऐसे करके, ए बी सी डी। इनफाइनाइट शीट है, करंट ऐसे है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो जैसे मैंने बताया था ना कि अगर जो ये इस टाइप की शीट है यूं करके, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे होती है, ऐसे होती है ना, यूं करके, और इधर की तरफ इधर होगी, और कितनी होती है, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, म्यू नॉट लैम्डा बाई कांस्टेंट होती है। तो एम्पियर लूप लेंगे हम रेक्टेंगुलर, कैसी, रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप, और उसमें लगा देंगे एम्पियर्स लॉ, म्यू नॉट इनटू आई इंक्लोज्ड। करंट डेंसिटी कितनी है इसकी, लैम्डा एम्पियर पर मीटर। इसकी लेंथ मैं कितनी मान लूं, L, और लूप की हाइट कितनी मान लेता हूं, H। बेटा ये बताओ कि ये जो बाहर सड़क का शोर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, आपको डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही। ओके इसमें लगा देंगे हम एम्पियर्स लॉ, ए बी सी डी लूप में एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ए से बी, ए से बी, बी डॉट डीएल प्लस बी टू सी, बी डॉट डीएल, सी टू डी, बी डॉट डीएल, डी टू ए, बी डॉट डीएल। हाँ भाई, आई इंक्लोज, इसके अंदर करंट आई 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 कितनी आई, देखो लेंथ कितनी है इसकी, L, लैम्डा एम्पियर पर मीटर। इसका मतलब ये होता है, रफ में लिख लेना भाई, रफ में, कि 1 मीटर में कितनी करंट है, लैम्डा एम्पियर। तो L मीटर में कितनी करंट होगी, L मीटर में लैम्डा इंटू L। तो यही तो क्या होगा, आई इंक्लोज। इसे रफ में लिख लेना आप। तो आई इंक्लोज जो लिखूंगा मैं, यहां लिखूंगा लैम्डा इंटू L। कॉपी करो यहां तक। सही है भाई बात। यहां पर सब लिख लेना, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल और बी डॉट डीएल। ए से बी, ए से बी जब हम ऐसे चलेंगे तो डीएल वेक्टर कैसे होगा, ऐसे ये होगा, और ये अंदर की ओर है तो बी किधर होगा, इधर की ओर ही, देखो बी यूं ही होगा। तो ए से बी के लिए बी डॉट डीएल, बी डीएल कॉस 0,
कितना हो जाएगा b dl cos 0 प्लस, ये बताओ जब b से c चलेंगे तो dl वेक्टर कैसे होगा, ऊपर की ओर, और b वेक्टर किधर है, इधर ना b, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, तो ये 0 नहीं हो जाएगा भाई, सही है। प्लस c टू d, देखो c टू d, d अब ऐसे चलेंगे, ये ना एम्पिरिकल लूप की ओरिएंटेशन ऐसे है, ये है dl वेक्टर, बोलो, और b किधर है, b इधर की ओर ही है ऐसे, तो b भी इधर और dl भी इधर, तो b c टू d b dl cos 0 आ जाएगा, प्लस देखो d टू a, ये रहा ना dl वेक्टर ऐसे है, और यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, तो फिर से cos 90 आ जाएगा, cos 90 आ जाएगा तो 0 इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा है। कॉपी करो इसे, हाँ भाई बोर्ड पे देखो, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अरे b तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl a टू b, ऐसे ये b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl c टू d इसका तो म्यू नॉट लैम्डा l। हाँ भाई a से b लंबाई कितनी है l, c से d लंबाई कितनी है l, म्यू नॉट लैम्डा l, कितना हो गया 2bl इसका तो म्यू नॉट लैम्डा l से l कट गया, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 इज द करेक्ट। तो ये आपको याद तो रखना ही है, साथ में इसे एम्पियर लॉ से भी हम प्रूव कर सकते हैं, सही है, ये मैंने आपको करके दिखा।